आज का जो अपना टॉपिक है वो संसाधन के रूप में लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप क्या क्या होते हैं वो मैं आपको इसमें चर्चा हम करेंगे। तो देखा जाए तो विलास, हमने जो पिछले पार्ट में जो कहानी पढ़ी थी, ठीक है ना, हमने देखा था जो विलास है, कौन है, जो विलास और जो शकल है, ये दोनों जो है अलग अलग प्रकार की काम में लगे हुए हैं। ठीक है, विलास और शकल क्या कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की के कार्य करते हैं। ठीक है ना, इन्हें किसी न किसी क्रियाकलाप में क्या सम्मिलित है, कार्य करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो हमने देखा था कि जो विलास है, विलास क्या करता है, मछलियां बेचता था। ठीक है ना, ये क्या करता था, मछलियां बेचा करता था, मार्केट के अंदर बेचा करता था, यानी काम के लिए क्या करे, मछलियां बेचेगा। जबकि जो शकल है, शकल क्या करता है, उसको प्राइवेट फर्म के अंदर नौकरी मिल गई थी, प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई थी इसको। ठीक है ना, तो ये विलास तो मछलियां बेच रहा है, जबकि शकल क्या कर रहा है, प्राइवेट फर्म में इसको क्या मिली हुई है, नौकरी मिल गई है। ठीक है ना, तो ये पैसा कैसे कमा रहा है, प्राइवेट फर्म में बेच के काम करके पैसे कमा रहा है। तो अब देखा जाता है कि जो क्रियाकलाप है ना, यानी कि जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं उनको हम 3 वर्गों में बांटते हैं। विभिन्न क्रिया कलापों को, ठीक है ना, 3 प्रमुख क्षेत्रों को, 3 प्रमुख क्षेत्र में बांटे जाते हैं। 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हो गए, पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, पहला हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है ना, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल होंगे, एवं उत्खनन शामिल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या बताया प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होगा, प्राथमिक क्षेत्र में वो कार्य सम्मिलित होंगे जो कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन या उत्खनन में से हमें मिलते हैं। ये वो कार्य है, जैसे ये कृषि क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, ये अपना प्राकृतिक क्षेत्र है, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन, ये सब प्रकृति के द्वारा हमें मिलते हैं। तो उनको सीधे द्वारा प्रकृति से प्रदत्त सीधी वस्तुओं को हम क्या करते हैं, उपभोग कर लेते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ये इसमें इनको हमें संस्करण नहीं करना पड़ता, हमको बदलना नहीं पड़ता है, मॉडिफाई नहीं करना पड़ता है, इनको जैसा होता है वैसे इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्षेत्र की हम बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र आता है। कौन क्षेत्र आएगा, द्वितीय क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र की क्या विशेषता होगी, तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या आएगा देख लेते हैं आप ध्यान से। हम इसके अंदर विनिर्माण क्षेत्र होगा, क्या होगा, विनिर्माण क्षेत्र। ठीक है ना, विनिर्माण क्षेत्र। अब ये विनिर्माण क्षेत्र क्या, इनको हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंडस्ट्रीज बोलते हैं। देखिए ध्यान से सुने कि जो द्वितीय क्षेत्र होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से उत्पन्न वस्तुओं को विनिर्माण करके नई वस्तुओं में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना, क्या करेगा ये क्या करेगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से मिलने वाली वस्तुओं को, मिलने वाली वस्तुओं को या वस्तुओं का स्वरूप बदल कर नया उत्पाद बना देता है। ठीक है ना, नया उत्पाद बना देता है। ये क्या बन जाएगा, ये है द्वितीय क्षेत्र। ठीक है,
फिर आता है तीसरा जो है वो तृतीय क्षेत्र कहते हैं इसको हम, तृतीय क्षेत्र। इसमें आएंगे आपके संचार आ जाएगा, कम्युनिकेशन, बातचीत, मोबाइल वगैरह ये सब इसमें आएंगे। व्यापार आ जाएगा, बिजनेस, परिवहन आ जाएगा इसमें, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बीमा, बीमा के बाद शिक्षा, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य और पर्यटन, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो सेवाएं है ना, ये सब की सब क्या है, ये सब की सब जो है सेवाएं हैं। ये सब क्या है, ये सब सेवाएं, और सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, सेवाएं प्रदान करना कौन प्रदान करेगा, तो तृतीय क्षेत्र करता है। तो इस तरह से सेवाएं कौन प्रदान करेगा, तृतीय क्षेत्र करता है। संचार की हो गई, व्यापार की हो गई, परिवहन की हो गई, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवा, ये सब की सब सेवाएं प्रदान करने वाला तृतीय क्षेत्र है, जिसमें किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, किसी भी यानी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा और किसी भी वस्तु को प्राथमिक क्षेत्र से लाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जितनी भी ये क्रियाएं हैं ये सब मूल्य वर्धन करेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय जो आय है, देश की जो आय होती है उसमें मूल्य वर्धन करते हैं। क्या करेंगे, इसमें मूल्य वर्धन करते हैं, ये मूल्य को बढ़ाते हैं उनका, ठीक है ना। और ये सभी की सभी क्रियाएं क्या कहलाएंगी, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे, ये सब आर्थिक क्रियाएं, यानी आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनको करने से क्या मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। मेरे शब्दों पे ध्यान देना, सुन लेना। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो आय में वृद्धि करती है, ठीक है ना। आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रिया होंगी, जो व्यक्ति की आय में वृद्धि करते हैं, उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और आर्थिक क्रिया में सभी आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा, संचार, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब की सब किसमें आएंगे, ये सब की सब आर्थिक क्रियाएं कहलाती है, ठीक है। अब देखो, बाजार में कोई कार्य किया जा रहा है, तो बाजार में जो भी कोई काम करता है, यानी बाजार में कोई काम कर रहा है, बाजार में कार्य, तो बाजार में कार्य करने का उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वेतन, ठीक ना, या लाभ होता है, वेतन या लाभ प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है इनके पीछे। बाजार में कार्य करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, वेतन या लाभ करना, ठीक है ना। तो जब अब इसमें क्या है, सरकारी सेवा जो होती है, कौन कौन सम्मिलित है, तो सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन भी शामिल होगा, सेवाओं का उत्पादन शामिल है, ठीक है। अब इसमें सरकारी सेवा के सहित वस्तु या सेवा का उत्पादन भी शामिल होता है। अब देखो, गैर बाजार क्रियाएं क्या होती है, गैर बाजार क्रियाएं, गैर बाजार क्रियाएं, ठीक है ना। अब गैर बाजार जो क्रियाएं हैं उनका तात्पर्य होता है, उनका जो अभिप्राय है, इनका मतलब मीनिंग जो है वो है स्व उपभोग उत्पादन, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, ठीक है। इन गैर बाजार क्रिया कौन सी, जिसमें खुद के उपभोग के लिए उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। अब खुद के उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जा रहा है वो कौन कौन सा होता है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या आएगा, प्राथमिक उत्पाद आएंगे, कौन से आएंगे, प्राथमिक उत्पादों का उपभोग और प्रसंस्करण आता है, यानी उसको फैक्ट्रियों के अंदर तैयार करके, ठीक है ना, बाजार में बेचना रहता है। अचल संपत्तियों का
स्वलेखा उत्पादन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो जो थी पुरुषों महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप थे। अभी हम देखेंगे कि इसमें आगे महिलाओं के साथ क्या होगा, हम देखते हैं आगे। अब देखिए हमारे भारत के एक जो सांस्कृतिक कारण और ऐतिहासिक कारण ऐसे हैं, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कारण, ठीक है ना। इन कारणों से क्या होता है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है ना, महिलाएं, जो परिवार में महिलाएं हैं, महिलाएं एवं पुरुषों के बीच में, एवं पुरुषों के बीच श्रम विभाजन होता है। किसका विभाजन होगा? श्रम विभाजन होगा, ठीक है ना। तो श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन कैसे हुआ? देखा जाए तो महिलाएं जो होती है, महिलाओं का कार्य क्या होता है? महिलाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है? घर संभालना, ठीक है ना, घर संभालना। तो प्राय जो महिलाएं होती है वो क्या करेगी? घर के कामकाज देखेगी, ठीक है ना। और जो पुरुष होंगे, जबकि जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? वे खेतों में काम करते हैं। क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं या बाहर गए नौकरी करते हैं, ठीक है ना। अब ये ध्यान देंगे, घर संभालती है, घर साफ करती है, ठीक है ना, बर्तन साफ करते हैं, ये सब के सब बर्तन साफ करना हो गया, कपड़े धोना हो गया, कपड़े धोना, ठीक है ना, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब जो कार्य जो है, ठीक है ना, ये सब का कार्य महिलाएं करती है। महिलाओं का आमतौर पर महिला को ये काम करना पड़ता है। अब पुरुष क्या करेंगे? खेतों में काम करेंगे, ठीक है ना, ये फसलों का उत्पादन करेंगे, फसलों का उत्पादन करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं, फिर बाजार में बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे इसको, बाजार में बेचेंगे तो उनको क्या मिलेगा? धन की प्राप्ति होगी। क्या मिलेगी? धन की प्राप्ति होगी। अब देखो इनको क्या क्या मिल रहा है। पुरुष जो है वो घर में बाहर काम करता है, खेतों में काम करता है। अब खेतों में जो पुरुष काम कर रहा है, उस खेतों में काम करने के बदले में पुरुष को क्या मिलता है? फसलों का उत्पादन करेगा, उत्पादन करके बाजार में बेचेगा, और बेचने के बाद उसको क्या मिलेगा? उसकी धन मिलेगा। अब ये जो धन है, ठीक है ना, अब इस धन का जो प्रयोग है, इस धन का जो प्रयोग होगा वो अपने परिवार के भरण पोषण पे करेगा, परिवार के भरण पोषण पर खर्च करता है, पर खर्च करता है, ठीक है ना। हमने देखा था कि जो शकल, हमने क्या देखा था? हमने देखा था शकल की माँ शीला खाना बनाएगी, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोएगी, घर की सफाई करती है और बच्चों की देखभाल करती है। जबकि शकल के जो पिताजी है बूटा सिंह, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? ये खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते, परिवार के लिए क्या कमा रहे हैं? धन कमा रहे हैं। इसलिए कि शीला परिवार के पालन पोषण के लिए सेवाएं प्रदान कर रही है। अब उसकी जो माँ, शकल की जो माँ होगी शीला, वो क्या करती है? परिवार के पालन पोषण के लिए ये सेवाएं दे रही है। ये भी क्या कर रही है? ये महिला ये भी क्या कर रही है? सेवाएं प्रदान कर रही है, ठीक है ना। ये भी तो सेवाएं प्रदान कर रही है ना, और ये भी सेवाएं प्रदान कर रहा है, दोनों ही सेवा प्रदान कर रहे हैं। बस अंतर ये है कि शीला जो सेवा प्रदान करती है, देखिए क्या है, शीला की बात करें या महिलाओं की बात करते हैं, तो जो महिलाएं हैं जो भी सेवाएं प्रदान कर रही है, सेवाएं देने के बदले में, देने के बदले में इन्हें कोई धन नहीं दिया जाता है, कोई धन नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। महिला जो भी सेवाएं कर रही है उनको कोई धन नहीं मिलता है। आप खुद देख लीजिए अपने परिवार के अंदर, आपकी जो माता जी है पूरे दिन काम करती है, आप लोगों के लिए सेवा करती है, सब कुछ करती है, तो उनको उस चीज के लिए उनको कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन वही चीज आपके पिताजी बाहर जाके कमा के लाते हैं, तो उस चीज के लिए उनको क्या मिल जाता है? पैसा मिल रहा है। लगने मिल रहा है पैसा। बात सही है कि नहीं सही है? हम बिल्कुल सही है बात ये, ठीक है ना। तो परिवार में दी गई सेवाओं के बदले में, अब ये सेवाएं कहाँ दी जा रही है? ये परिवार में दी जा रही है। देखो, परिवार में दी गई सेवाओं के बदले में, परिवार में दी गई
सेवाओं के बदले में भुगतान नहीं किया जाता है। बात आई समझ आपके? भुगतान नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी महिलाएं अगर परिवार में सेवा दे रही तो उसके लिए उसको कोई भुगतान नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या चीज है। देखिए विलास की मां गीता मछली बेच कर आय कमा रही है, ठीक है ना। और इस तरह महिलाओं को उनकी सेवा के लिए भुगतान तब दिया जाता है जब श्रम बाजार में प्रवेश करती है। लेकिन अगर सेवाएं केवल परिवार में दे रहे हैं तब तो कोई भुगतान नहीं है। लेकिन अगर महिलाएं जो है श्रम बाजार में प्रवेश कर ले, यदि बाजार का कोई काम कर रही है, वहां पे कोई बेचना शुरू करे, श्रम बाजार में प्रवेश करें, ठीक है ना। कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। महिलाएं अगर ऐसा करती है कि श्रम बाजार में प्रवेश करती है, उनको क्या मिलेगा? भुगतान मिलता। फिर उनको भुगतान मिलता है, यानी उनको कार्य के बदले में क्या मिलते हैं? पैसे मिलेगा। अगर वो श्रम बाजार में कार्य करेंगे और उनके पुरुष सहयोगियों की तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। यानी जो उनकी जो भुगतान होगा ना, वो पुरुष सहयोगियों की तरह ही उनका निर्धारित होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है शिक्षा शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है? शिक्षा। देखिए शिक्षा जो होती है व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों की बेहतर उपयोग में सहायता करेगी। शिक्षा क्या करेगी? उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायता करती है। बेहतर उपयोग में सहायता करती है, ठीक है ना। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक क्या होंगे, ठीक है। यानी जो एक व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है, उस कमाने के प्रमुख निर्धारक क्या चीज होगी जो निर्धारित करेगी कि वो व्यक्ति इतना कमाए। तो पहली बात जो आएगी वो होगी शिक्षा, दूसरी बात जो आएगी वो हो जाएगी कौशल। ये दो ही चीज ऐसी हैं जो व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक होते हैं, ठीक है ना। महिलाओं के पास क्या होता है? शिक्षा और कौशल निम्न दर्जे की होती है, इसलिए उन्हें बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है। और अधिकतर महिलाएं भी वही काम करती जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी या कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है, ठीक है ना। इन महिला ऐसे का काम करती है नौकरी की सुविधा नहीं होती। जैसे किसी खेत में काम करे तो आज काम मिल गया, जरूरी नहीं उसको रोज काम मिले, हो सकता है उसको वो काम अगले दिन ना मिले, ठीक है ना। तो यानी कार्य की कोई सुरक्षा नहीं है उनके पास, तो गारंटी भी नहीं है इस चीज की, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखेंगे कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होती है। देखते हैं पहली चीज हम क्या है ये जनसंख्या की गुणवत्ता, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, ठीक ना, वो साक्षरता दर पे, यानी कोई व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, साक्षरता की दर, समाज में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे उनको साक्षरता दर करते हैं। जीवन प्रतिशत यानी समाज में जो व्यक्ति है, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो कितने वर्ष जी रहा है, ठीक है ना। तो साक्षरता दर और जीवन प्रतिशत, ठीक है ना, इससे मालूम चलता है कि कोई व्यक्ति जो है जनसंख्या गुणवत्ता क्या होगी, ठीक है ना। यानी अगर किसी साक्षरता दर अच्छी है, यानी कि जिस समाज में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उस समाज की यानी उस समाज में जो जनसंख्या उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। और अगर जिस समाज के अंदर जो जीवन प्रतिशत लगी यानी कि लोगों का स्वास्थ्य सही है और वो लंबे समय तक मतलब स्वस्थ जिंदगी जी पाते हैं, तब भी जनसंख्या की गुणवत्ता क्या होगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। तो दो चीज बता रहा हूं मैं, साक्षरता दर यानी हम बात करेंगे किसकी, शिक्षा की, और फिर दूसरी बात का जीवन प्रतिशत का मतलब हो गया हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो हम देखते हैं, हम एक उदाहरण जो हमने शुरू किया था, जो हमने कहानी हमने जो शुरू की थी, उस कहानी के अनुसार अगर हम देखते हैं तो शकल जो था, शकल इसको सिर्फ शिक्षा मिल गई,
तो शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी मिली इसे, क्या मिल गई इसको? अच्छी नौकरी मिली, अच्छा वेतन मिला, अच्छा वेतन मिलता है, ठीक है ना। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा करने के बाद अच्छी नौकरी, अच्छा वेतन, सकल को फल के रूप में मिल रहा है, फल रूप में मिलता है। अब देखो फल क्या है? ये परिणाम। आप अगर देखिए अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो ये आपका क्या एक फल है कि आपको पढ़ने से अच्छे नंबर आए। और उसी पढ़ाई से अगर आपकी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी आने लगेगी, अच्छी पेमेंट आने लगेगी आपके, ठीक है ना, तो परिवार भी खुश होगा, आपके परिवार की आर्थिक वृद्धि होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके लिविंग स्टैंडर्ड में वृद्धि होगी, और जब इन सब में वृद्धि होगी तो आपके स्वास्थ्य में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये सब क्या है? ये शिक्षा का फल ही है जो आपको बाद में मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते समय हम इसी तरह देखते हैं, सकल के विकास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण आगत थी, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण आगत क्या है? महत्वपूर्ण आगत यानी कि साधन, आगत मतलब साधन, क्या थी? शिक्षा। किसके लिए? सकल के लिए, यानी सकल के विकास में, सकल के विकास में शिक्षा की एक प्रमुख आगत है, ठीक है ना। परिषद शिक्षा ने उसके लिए एक नई आकांक्षाएं दी है, इसको क्या दिए? नई आकांक्षाएं दी हैं, आकांक्षाएं दी, इच्छाएं जगा दी उसमें, ठीक है ना। तो इससे देखो, तो सकल के लिए, अब देखो ये शिक्षा जो सकल के लिए तो फायदेमंद है ही है, बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान होता है। यानी समाज के विकास में, समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। अब देखिए शिक्षा से क्या होगा? राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो यह जो होगी राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है, समृद्धि में वृद्धि करती है, ठीक है ना। और प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ा देती है। प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है, कौन बढ़ाती है? शिक्षा बढ़ाती है, बढ़ाती है। प्रशासन कैसा करना चाहिए? उसकी कार्य क्षमता ये बढ़ा देती है, ठीक है ना। अब देखिए शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच धारण गुणवत्ता प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है, और इस मामले में लड़कियों को विशेष जोर दिया गया है। ये जो अपनी सरकार है, ठीक है ना, सरकार जो है कन्या शिक्षा जो है, ठीक है ना, कन्या शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है, कन्या शिक्षा पर बहुत क्या है? जोर देती है, ताकि लड़कियों को भी क्या मिल सके? समान अवसर शिक्षा के प्राप्त हो सके, ठीक है ना। ऐसा जो है इनको दिया जाता है। फिर हम देखते बात करते हैं इसके लिए सरकार क्या करती है कि प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्या है? जिले में क्या होगा? नवोदय विद्यालय होंगे, नवोदय विद्यालय होते हैं, ठीक है ना। तो ये नवोदय विद्यालयों की क्या की गई है? स्थापना की गई है। शिक्षा के प्रदान करने के लिए क्या की गई है? नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। वो किसके लिए? कन्या शिक्षा के लिए, ठीक है ना। दोनों के लिए यूज हो जाता है। अब इससे होगा क्या? इससे क्या होगा कि बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, बड़ी संख्या में हाई स्कूल, ठीक है ना, हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित
से संबंधित क्या मिलता है? व्यवसाय उपलब्ध करवाए जाते हैं। व्यवसाय उपलब्ध, ठीक है ना, किए जाते हैं। तो बड़ी संख्या में क्या होगा, जो हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय जो हैं, व्यावसायिक शाखाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी यहाँ पे इनको क्या मिलती है? ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। अब शिक्षा पे क्या है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं, इन पंचवर्षीय योजनाएं के माध्यम से शिक्षा पे कई खर्चा भी किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम पहली बार देखते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं थी, योजना उसमें क्या किया गया था कि 151 करोड़ रुपए जो है शिक्षा पे खर्च किया गया था। करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च था, शिक्षा पर खर्च किए गए थे, ठीक है ना। जिसे ये थी प्रथम, ठीक है ना, जिसे क्या किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। किस पे? शिक्षा के ऊपर खर्च किए गए थे, ठीक है ना। यानी राज्य सरकार क्या कर रही है? बजट बढ़ा रही है इसके बाद में, ठीक है ना। फिर देखते तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले तो इसके बाद में देखिए, जो हमने इतनी जो बजट में जो हमने बढ़ोतरी की सरकार ने, इससे क्या हुआ? कहते हैं साक्षरता जो दर है, साक्षरता दर जो कि 1951 के अंदर केवल 18% थी, ठीक है ना, वही 2011 में ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? 74% हो गई थी, ठीक है ना। अब देखिए, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि नागरिकों को द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है, ठीक है। फिर भी देखिए, जनसंख्या में क्या बहुत अंतर पाया जा रहा है। महिलाएं और पुरुष है, देखो, महिलाओं और पुरुषों में क्या हो रहा है? महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता दर जो देखें, अगर हम बात करते हैं महिलाओं पुरुषों में साक्षरता दर की, ठीक है ना, तो इसमें करीब 16.6% क्या है? अंतर है, मतलब, ठीक है ना। इसमें क्या है? अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर अगर हम देखें, बात करते हैं इसमें, तो हम देखते हैं कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है, ठीक है ना। यानी पुरुषों में साक्षरता दर महिलाओं से कितनी है? 16.6% अधिक है, ठीक है ना। महिलाओं और पुरुषों में साक्षरता दर क्या है? अंतर पाया जाता है। पुरुषों में साक्षरता दर महिलाओं से कितनी अधिक है? 16.6% ज्यादा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए, वर्ष 2011 में केरल की कुछ जिलों में साक्षरता 94% था। ये सर्वाधिक जो साक्षरता दर है, सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से राज्य में? तो वह केरल में। कहाँ पे? केरल में। लगभग 94% लोग जो है वहां के पढ़े लिखे हैं। कितने प्रतिशत लोग? 94% लोग जो है वहां के क्या है? पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। अब शिक्षा के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए
सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें गाना भी आता था उसमें, स्कूल चले हम, है ना, हो ये गाना इसमें आता था, DD1 पे आता था ये गाना, जिसमें बहुत कुछ अच्छा मतलब देते थे। ठीक है ना। तो राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है ना, ये सब प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रही है, मतलब ये, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ काम और किए गए, जैसे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, किसमें, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, नामांकन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, सेतु पाठ्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर शुरू किया गया था, ठीक है ना, और स्कूल लौटो शिविर शुरू किए गए थे, ठीक है ना। तो यानी स्कूल लौटो शिविर और सेतु पाठ्यक्रम जो शिविर है, ये सब किसके लिए शुरू किए गए थे, ये सब प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए शुरू किए गए थे ये, ठीक है ना। इसके अलावा देखो, बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों की उपस्थिति, ठीक है ना, को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, क्या क्या कहता है, दोपहर के भोजन जो मिड डे मील कहते हैं, की योजना भी चलाई गई थी, ठीक है ना, की योजना चलाई गई थी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, देखिए चैप्टर तो आपके बड़ा है ही है। 12वीं योजना में क्या किया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, योजना में क्या किया गया था, जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, उच्च शिक्षा में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे। नामांकन में 25.2% तक वृद्धि की गई थी, ठीक है ना। जबकि 2017-18 में 30% वृद्धि की गई थी, ठीक है ना। और ये 2020-21 में, ठीक है ना, ठीक है ना, 30% वृद्धि की गई थी दोनों जगह पे। ये 17-18 में भी और 20-21 में 30% तक क्या करने का गया, वृद्धि रखी गई थी, ठीक है ना। तो ये चीज जो है शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा की गई है। इसके बाद वाला जो हम देखेंगे, अगला जो है, इसमें हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, स्वास्थ्य पढ़ते हैं। स्वास्थ्य देखिए, जहां सकल कार्य कर रहा है, जहां भी वो नौकरी कर रहा है, तो जो फर्म है जहाँ पे काम करते हैं, फर्म उससे वो करते जहाँ पे कार्य करते हैं, इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना, लाभ बढ़ाना, यानी अधिकतम करना, ठीक है ना, लाभ बढ़ाना, लाभ बढ़ाने का है। अब आप ये सोचिए कि कोई भी फर्म किसी ऐसे व्यक्ति को काम देगी जो जिसका स्वास्थ्य खराब हो, ठीक है ना, यानी खराब स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों को क्या होगा, कार्य नहीं मिलता है,
मिलता है। कारण इसका क्या है? इसका कारण है खराब स्वास्थ्य। सीधी सी बात है, खराब स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता क्या है? निम्न है। ठीक है ना। अब देखो, स्वास्थ्य का मुख्य कार्य क्या होता है? जो स्वस्थ होता है, स्वस्थ व्यक्तियों को, ठीक है ना, व्यक्ति को अपनी क्षमता को प्राप्त करने, ठीक है ना, और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, ये स्वस्थ काम करता है। ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी अस्वस्थ स्त्री पुरुष संगठन समग्र विकास में अपने योगदान अधिकतम करने में सक्षम नहीं होता है। अब देखिए, वास्तव में स्वास्थ्य क्या है? वास्तव में स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। क्या ये अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है ये, ठीक है ना। इसलिए कोई भी जो देश होगा वो क्या करेगा? अपनी जनसंख्या की स्थिति को क्या करेगा? तो जो देश अपनी जनसंख्या ठीक है ना, कोई भी देश क्या करेगा? अपनी जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारेगा, स्वास्थ्य स्थितियों को सुधारने का कार्य करता है, सुधारने का कार्य करता है। ठीक है ना। वो करना ही होगा। तो करने के लिए इसको राष्ट्रीय नीति बनाएगा ये, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का निर्माण किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का क्या होगा? निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, जैसे इनकी परिवार कल्याण हो गया, ठीक है ना, पौष्टिक सेवाएं प्रदान की जाती है, सेवाएं दी जाती है इसमें, ठीक है ना। तो पिछले 5 दशकों में भारत ने सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक तृतीयक सेवाओं के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य जो है आधारित संरचना को विकसित किया है, ठीक है, निर्माण किया है। देखो, तो इन उपायों से क्या हुआ? इन उपायों से क्या हुआ कि जीवन जो प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा ये बढ़कर 2014 के अंदर 14 में 68.3 वर्ष अधिक हो गई, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 70 साल तक लगभग जिएगा। फिर शिशु मृत्यु दर देखो, शिशु मृत्यु दर 1991 में 91 के 147 से घटकर, ठीक है, 2016 में 34 पर आ गई, 34 पर आ गई, ठीक है। ये कुछ परिवर्तन हुए हैं किससे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण की वजह से हुए, ठीक है। जैसे परिवार कल्याण के कार्यक्रम चलाए गए, पौष्टिक सेवाएं दी गई हैं, ठीक है ना। और टीकाकरण जो है, इसका प्रमुख कारण जो शिशु मृत्यु में रोग कमी का क्या प्रमुख कारण क्या है? टीकाकरण है। कौन सा कारण है? टीकाकरण, जो कि घर घर घूम के बच्चों को जरूरती जो है प्राथमिक टीके जो है प्रदान किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं जन्म के बाद ही, ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए, जन्म दर जो है
जन्म दर जो है गिरकर 20.4, ठीक है ना, और मृत्यु दर 6.4 पर आ गई है। ठीक है, जन्म दर जो कि पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अब 20.4 पे है। और मृत्यु दर, ठीक है ना, जो मृत्यु भी बहुत होती थी, तो वो भी क्या, उनकी स्वास्थ्य सेवा देने की वजह से क्या हुआ, आप लोग जो है स्वस्थ होकर लंबे समय तक जी रहे हैं। पहले इन सब चीजों का अभाव होने की वजह से क्या होता है कि लंबे समय तक मतलब जो छोटी छोटी बीमारियों से भी क्या है लोग मर जाया करते थे, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती नहीं थी। लेकिन अब जो है इस तरीके से ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आज का जो क्वेश्चन है, मैंने आपको दो महत्वपूर्ण चीजें बताई है, स्वास्थ्य और शिक्षा। कि स्वास्थ्य और शिक्षा किस तरह जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप इसका उत्तर लिखेंगे। और लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप पहले वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और फिर उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद।